ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र विषय के संदर्भ में एनसीईआरटी की नोट्स से उठाए गए ये प्रश्न है दोस्तों, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एसएसटी सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ चुनिंदा 20 क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जो 14 दिसंबर सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट की परीक्षा में एसएसटी के सेक्शन में, मीन्स सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र के सेक्शन में, सोशल साइंस के सेक्शन में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि बीसीई का तात्पर्य है, मतलब बीसीई का फुल फॉर्म एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूछा है, और इसका मतलब आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको: बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा या फिर बिफोर कॉन्टेम्पररी एरा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और आपको यहां पर बताना है कि बीसीई का तात्पर्य क्या है या बीसीई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका जवाब जो रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि बिफोर कॉमन एरा हमारा यहां पर सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 2 यहां पर पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये सीटेट की परीक्षा में कई बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों। सवाल यहां पर इस तरीके से पूछा है कि भारत का शोध संस्थान मैत्री कहां अवस्थित है, या पर कहां पर स्थित है या कहां पर मौजूद है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए आपको: ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप या एशिया। देखिए सीटेट में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपको बताना है कि भारत का शोध संस्थान मींस मैत्री कहां पर स्थित है, इस तरीके से यहां पर सवाल पूछा गया है दोस्तों। और इसका जो सही जवाब यहां पर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंटार्कटिका इसका सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। और सबसे छोटा अगर खंड यहां पर आपको पूछा गया है तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और जहां पर मानवीय बस्ती नहीं है दोस्तों या मानवीय बस्ती नहीं है वो खंड हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका, ये भी बात आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे आप, इस तरीके से आपके सामने है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। यह भी क्वेश्चन मैक्सिमम बार जो है सीटेट की परीक्षा में एसएसटी के सेक्शन में पूछा जा चुका है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जिसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों सवाल आपके सामने यहां पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 में लद्दाख बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन क्रमांक 3 में बताया जा रहा है सिक्किम, और चौथे ऑप्शन में दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे कि छोटा तिब्बत किसको कहते हैं दोस्तों, तो छोटा तिब्बत हम लद्दाख को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 पूछा गया है यहां पर। ओके, कुछ इस तरीके से ये सवाल है। ओके, सवाल नंबर 4 आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 पूछा गया है कि द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। स्रोत यानी मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि जिसके जरिए इतिहास में मालूमात इकट्ठा की जाती है। प्राथमिक स्रोत होते हैं या द्वितीय स्रोत होते हैं, इस तरीके से तो हम यहाँ पर द्वितीय स्रोत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो भारत का संविधान यहां पर ऑप्शन में दिया गया है, जनगणना रिपोर्ट कार्ड 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, या फिर हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिए गए और यहां पर आपको द्वितीय स्रोत को बताना है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो द्वितीय स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा कि हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ये हमारा द्वितीय स्रोत यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सवाल नंबर 5 यहां पर पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है कि 2006 में नेपाल सरकार का रूप राज्य तंत्र से बदलकर डैश डैश हो गया। सबसे पहली बात तो आप याद रखेंगे कि 2006 से
पहले की बात अगर आप करोगे तो नेपाल में राजतंत्र था। 2006 से पहले की बात अगर आप करोगे दोस्तों तो नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन सवाल यहां पर पूछा गया है कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश डैश हो गया। तो चार ऑप्शन है, एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो देखिए दोस्तों 2006 से जो राजतंत्र था वो खत्म कर लोकतंत्र कर दिया गया। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही जवाब यहां पर रहने वाला है। 2006 से नेपाल में लोकतंत्र लागू हो गया दोस्तों। इस तरीके से इसका जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आप देखेंगे इस तरीके से आपके सामने है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। इस तरीके से आपसे सवाल यहां पर पूछा गया दोस्तों। सवाल को ध्यान से आप पढ़ लेंगे, सवाल को आप अच्छे से समझ लेंगे कि पूछा गया है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर आप ये बात को यहां पर याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ बिग बियर का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए, सौर मंडल से है, नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रह समूह से है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों अर्सा मेजर और बिग बियर का जो संबंध है वो हो जाएगा नक्षत्र मंडल से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए वो सुटेबल आंसर यहां पर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 इस तरीके से आपके सामने आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए दोस्तों ये चीजें आपको महा टीईटी के काम भी आने वाली है, या फिर आप किसी भी स्टेट की टीईटी की परीक्षा दे रहे हो और आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या समाजशास्त्र विषय है, इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र की बात हम करते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। बिल्कुल लैंग्वेज चेंज हो जाएंगी कि हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए आपको पता है बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों ये बिल्कुल हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8 पूछा गया है। देखिए सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि परीक्षा में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप 2011 से 2024 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार जो है सीटेट में पूछे गए हैं। जल मंडल में जल कि कौन कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया जाता है, मींस इंक्लूड किया जाता है। इस तरीके से पूछ रहा है कि जल मंडल में किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ये चीजें यहां पर पूछी जा रही है। जल, बर्फ, जल वाष्प या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और मैं आपको बता दूंगा कि जल मंडल में जो है जल का इस्तेमाल होता है, जल का इंक्लूड इसको किसमें किया जाता है, बर्फ को भी किया जाता है और साथ ही साथ जल वाष्प को भी किया जाता है। मतलब हमारा सीधे जो है जवाब नंबर 4 इसका सही जवाब रहेगा कि उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब यहां पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 इस तरीके से यहां पर है, आपको पूछा गया है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि यहां पर पूछा जा रहा है कि पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, मतलब किस चीजों की वजह से हुआ है, ये आपको यहां पर बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण या फिर इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए, याद रख लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो होता है आंतरिक एवं बाह्य कारणों की वजह से। वो किस वजह से होता है, याद रखेंगे आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी से पर्वत, घाटी, पठार और मैदान जो है वो बनते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 यहां पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में
वायुमंडल को लेकर एक प्रश्न हमखास जो है हर साल पूछा जाता है। पूछा गया है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन दोनों मंडलों के बीच आता है। इस तरीके से प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन में दिए गए शोभ मंडल और समताप मंडल, समताप मंडल और अयान मंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए दोस्तों। और मध्य मंडल देखेंगे आपके किन के बीच में आता है, मींस किन 2 मंडलों के दरमियान आता है, तो आपको बता देना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल और अयान मंडल, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर तैयार की है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर विजिट देकर जो है प्रीवियस ईयर के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 पूछा गया है कि आप सवाल नंबर 11 यहाँ पर पढ़ लेंगे। पूछा जा रहा है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल को प्रागो ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात तो ये याद रख लेंगे दोस्तों कि मानव का जो इतिहास का आरंभिक काल है, यानी जो पहला काल है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको प्रागो ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। अब इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में से नहीं है, और सवाल पूछा जा रहा है कि 3 तो है, एक कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और प्रागो ऐतिहासिक काल को जब 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हमारे पास ऑप्शन 4 है दोस्तों। तो इसमें से बताना है कि कौन ऐसा काल है जो प्रागो ऐतिहासिक काल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वपाषाण काल जो है ये प्रागो ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है। मध्यपाषाण काल भी जो है दोस्तों ये प्रागो ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है, और नवपाषाण काल को भी हम प्रागो ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा मानेंगे। लेकिन महापाषाण काल जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा, वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई आरंभिक नगर खोजे गए। कई आरंभिक नगर खोदे गए। देखिए शुरुआत में आपको पता है कि कई बार आरंभिक नगर जो है वो खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है, इस तरीके से सवाल यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या सेतका कोहो। इस तरीके से 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहां पर दिए गए और आपको बताना है कि आरंभिक नगर कौन सा है। इसका सही जवाब रहने वाला है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब यहां पर होगा दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति जो है वो पहली संस्कृति मानी जाती है। चलिए सवाल नंबर 13। अब देखिए सवाल नंबर 13 आपके सामने इस तरीके से है कि यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन को हर बार जो दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन गलत पढ़ने के चक्कर में ही हमारे नंबर गवा बैठते हैं। सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन नगरों को 2 भागों में विभक्त थे। अब देखिए दोस्तों, एक नई चीज यहां से आपको सीखने के लिए मिल रही है कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, यानी 2 हिस्सों में उनको डिवाइड कर रखा था, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा था। देखिए दोस्तों, अब लेकिन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई एक नगर है जिनको 3 भागों में बांटा गया था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था, इस तरीके से सवाल पूछा गया दोस्तों। क्योंकि सारे जो नगर थे उनको करीब करीब 2 हिस्सों में 2 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन एक नगर ऐसा था जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा या राखीगढ़। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए, और जो 3 भागों में बांटा गया था उसको हम धोलावीरा कहते हैं दोस्तों, धोलावीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 14। देखिए सवाल नंबर 14 यहां पर पूछा जा रहा है कि वैद संख्या में 4 है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वैद संख्या में कितने हैं, तो वैद संख्या में दोस्तों 4 है, ये बात याद रखेंगे। सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहां पर सवाल पूछा गया कि वेद तो संख्या में 4 है, लेकिन सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या और फिर अथर्ववेद। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला वेद है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला वेद माना जाता है। और पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, बता देना आपने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 ये रहा आपके सामने इस तरीके से। सवाल नंबर 15 पूछा गया है कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, सवाल को एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अच्छे से इसके ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल फिर से मैं आपको पढ़कर समझाता हूं कि
ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ऋग्वेद में जो युद्ध हुआ करते थे और उन युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है या उचित नहीं है कि वह चुकलेला विधान कौन सा, असा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे मित्रांनो। हे बघा, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बिल्कुल डेफिनेटली पहला तो सही बात है, क्योंकि ये जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि लड़ाइयाँ जो है वो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्धों में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो देखिए दोस्तों, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये भी सही है दोस्तों, लेकिन तीसरा यहाँ पर गलत दिया गया है कि यहाँ पर बताया क्या जा रहा है दोस्तों कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर गलत दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आपके सामने कुछ इस तरीके से पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन टीएटी में भी आपको बार बार पूछे जा चुके हैं, सीटेट में तो लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम हमारे चैनल के माध्यम से लाते हैं वो आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि जो चरक संहिता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 में खगोल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में व्याकरण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको चिकित्सा दिखाया जा रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में आपको गणित बताया जा रहा है दोस्तों। तो याद रख लेंगे, चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। सी फैक्टर यहाँ पर आपने याद रखना है, चरक और चिकित्सा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशंबी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेंगे आपके। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशंबी, ठीक है, याद रखेंगे आप। कौशंबी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? 4 ऑप्शन आपको यहां दिए गए। मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशंबी जो था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित था। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। कौशंबी और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 यहां पर आपको पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है दोस्तों। या बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने को, क्योंकि पहली बार उन्होंने उपदेश कहा दिया, इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। और उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना को स्मृति में कहा एक स्तूप निर्माण किया गया है। और जहां पर बुद्ध ने अपना पहली बार उपदेश दिया था दोस्तों, वहां पर एक स्तूप भी निर्माण किया गया है। उस जगह का नाम यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शन में बताया जा रहा है सांची, सारनाथ, भरहुत या फिर अमरावती। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, लेकिन सही जवाब हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसको हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अगर सारनाथ को हम आज के जो वाराणसी भी कह सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सवाल नंबर 19 यहां पर आपको पूछा गया है कि एक मिनट। सवाल नंबर 19 यहां पर आपको पूछा है कि बौद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान पन्नी एक महत्वपूर्ण रचना की संस्कृत भाषा की यह रचना। देखिए दोस्तों, सवाल को घुमा फिरा के यहां पर पूछा गया है। सिंपल से उनको पूछना था कि पन्नी ने कौन सी रचना रची है। सिंपल सा उनको पूछना था दोस्तों कि पन्नी ने एक महत्वपूर्ण रचना रची है, उसका नाम क्या है। यहां पर आपको सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। यहां पर बेमतलब बौद्ध और जैन धर्मों को जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है लोग खोज कर रहे थे, इनमें से एक महान थे पन्नी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की खोज की, संस्कृत भाषा में थी। आपको यह भी याद रखना है कि पन्नी की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी दोस्तों। ये 2-3 चीजें आपने याद रखना है। इसी सवाल में से हम 4 सवाल बना सकते हैं। और कौन सी रचना थी उनकी, तो देखिए भूगोल, खगोल, आयुर्वेद या व्याकरण। तो देखिए दोस्तों, पन्नी और व्याकरण का संबंध आपको पता है, और कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में है। ये 3-4 चीजें आप यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा इस तरीके से आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी।
अब सबसे पहली बात आपसे अगर सवाल पूछा गया दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपने बता देना है कि 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, एक सवाल बन जाता है। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बताया जा रहा है कि इसका संस्थापक कौन था, किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरीके से आपसे सवाल यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको बिंदुसार का नाम दिया जा रहा है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। और देखेंगे आपकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। दोस्तों काफी चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, 20 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र विषय से संदर्भित दोस्तों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सीटेट में क्या होता है दोस्तों, एक ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन रिपीट करने का, और इसी तरीके से एनसीईआरटी के सिलेबस में से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाहर के क्वेश्चन आपको टीएटी जैसा वहां पर नहीं पूछे जाते। तो एक एक क्वेश्चन को आप रिपीट करके ध्यान से देख लेंगे दोस्तों। इसी तरीके से अगले 14-15 दिन हम आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्र वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी को लेकर हमने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर तैयार की है, जहां पर मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने हमारे चैनल के माध्यम से करवाए दोस्तों। आप तमाम वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।